चलिए जी गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर। इससे पहले आज आपके इवनिंग में 7 बजे टेस्ट है। जितना पढ़ाया है उतना सब कुछ आएगा। कब तक? बुधवार तक, यानी कल तक जितना पढ़ाया गया है उतना आपके टेस्ट के अंदर आएगा। तो उम्मीद करूँगा कि इस बार टेस्ट देने वालों की संख्या बढ़ेगी और काफ़ी बच्चे टेस्ट में अपना योगदान देंगे। कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। आईयूपीएससी के क्वेश्चंस दिए थे मैंने आपको, बीच बीच में देता रहता हूँ आईयूपीएससी के क्वेश्चंस। कुछ एनसीईआरटी के हैं, कुछ राजस्थान बोर्ड के हैं, लेकिन पिछली बार जो दिए थे वो एनसीईआरटी के थे, थोड़े टफ लेवल के थे। देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पर कार्बन, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला 1 2 3 1 2 3, किधर भी जाओ तो 3 कार्बन की श्रृंखला निकलती है। तो यहाँ पर ये 1 2 3। अब मैं इसका आईयूपीएससी नाम लिखता हूँ। सबसे पहले नंबरिंग करनी पड़ती है। नंबरिंग यहाँ से करो, यहाँ से करो, बात एक ही है। तो ये लिख दिया 1 2 3। तो देखिए यहाँ पर इस आईयूपीएससी नाम के अंदर पहले कार्बन के ऊपर 3 क्लोरीन है। पहले कार्बन के ऊपर 3 क्लोरीन है, दूसरे पर 1 क्लोरीन है और तीसरे पर 3 क्लोरीन है। तो मैं ऐसे लिखूंगा 1 1 1। 1 के ऊपर 3 है, 1 1 1, फिर 2 के ऊपर 1 2, फिर 3 के ऊपर 3 है, 3 3 बताइए कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। 7 को हम लोग बोलेंगे हेप्टा। और क्या है ये? क्लोरो। तो यहां पर मैं लिखूंगा क्लोरो। 1 1 1 2 3 3 3 हेप्टा क्लोरो। ठीक है। उसके आगे बाद में बात करते हैं। यहां बात कर ली, इसकी बात कर ली, इसकी बात कर ली। अब ये बच गया, ये कौन से कार्बन पे है? 2 पे है, ये लिख दिया मैंने 2। ठीक है। अब देखो जो चीज लिख रहे हैं वो हम लोग कोष्टक में लिखेंगे, क्योंकि ये 2 के ऊपर प्रतिस्थापी है। इस प्रतिस्थापी का नाम देखो क्लोरो 3 है यहाँ पर, तो मैं लिखूंगा ट्राई क्लोरो। और ये एक कार्बन है, एक कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं? मैथ। सिंगल बॉन्ड है तो एन, मैथेन। लेकिन ये प्रतिस्थापी के रूप में है, प्रतिस्थापी के रूप में है तो मैथेन नहीं बोल सकते, क्या बोलेंगे? मैथिल। तो इसको बोलेंगे हम लोग ट्राइक्लोरोमेथिल। उसके बाद में कार्बन 3 कार्बन का है, 3 कार्बन को प्रो बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो नाम हो जाएगा प्रोपेन। तो ये इसका आईयूपीएससी नाम होगा सही। ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं, ये वाला देखिए। यहाँ पर ये जो बार की श्रृंखला है, बार की श्रृंखला के ऊपर हेलोजन उपस्थित है, तो हमें बार वाली श्रृंखला लेनी है। बार के, अगर बार वाली श्रृंखला के ऊपर क्रियात्मक समूह उपस्थित है तो हमें बार वाली श्रृंखला लेनी है। तो यहाँ पर मैं बार वाली श्रृंखला लूंगा, ये वाली। नंबरिंग करते हैं। अगर मैं यहाँ से नंबर करूँ 1 2 3, ये 3 पे आ रहा है। अगर यहाँ से नंबर करूँ 1 2 3 4, इसका मतलब नंबरिंग यहाँ से ज्यादा सही रहेगी। तो देखिए यहाँ पर 2 के ऊपर आयोडो है, 2 आयोडो, ये रख दिया मैंने नाम आयोडो। उसके बाद में ये प्रतिस्थापी आ गया एक 1 के ऊपर, इसका नाम भी लिखते हैं, ये लिख दिया 1। उसके बाद में ये कोष्टक बंद कर दो। अब देखिए यहाँ पर बेंजीन वाला है, ये कईयों ने साइक्लोहेक्सेन लिखकर भेजा है। साइक्लो कैसे बोल लिया यहाँ पर? तुम्हें वाले नजर नहीं आ रही, ये रिंग नजर नहीं आ रही, इसका मतलब बेंजीन वाला है। नंबरिंग करता हूँ। यहाँ पर मैं 1 डैश इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि 1 पहले ले चुके हम लोग, 2 डैश 3 डैश और 4 डैश। इसका मतलब ये जो क्लोरो है ये कौन से कार्बन के ऊपर है? 4 के ऊपर। तो मैं लिखूंगा 4 डैश क्लोरो। और ये क्लोरो कौन सी वाले के ऊपर है? बेंजीन वाले के ऊपर है। लेकिन हम लोग इसको बेंजीन नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये प्रतिस्थापी के रूप में काम कर रहा है। प्रतिस्थापी के रूप में जब बेंजीन काम करता है तो मैंने बताया था इसका नाम फेनिल होता है। तो इसका नाम हम लोग बोलेंगे फेनिल। उसके बाद में कोष्टक बंद। और 4 कार्बन की श्रृंखला है, सिंगल बॉन्ड है, तो क्या बोलूंगा मैं? ब्यूटेन। तो ये इसका नाम हो गया 2 आयोडो 1। इस 1 के ऊपर 4 डैश क्लोरोफेनिल और ये 4 कार्बन की श्रृंखला, तो ये क्या हो गया? ब्यूटेन। सिंपल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वही है आयोडीन बार वाली श्रृंखला के ऊपर। नंबरिंग करूंगा मैं 1 2। सबसे पहले 1 आयोडो। उसके बाद में देखिएगा यहाँ पर कि किसका नाम लिखना है हमें। 1 के ऊपर और 2 के ऊपर, दोनों के ऊपर समान समूह है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर 1 2।
अब मैं यहाँ पर डाई का उपयोग नहीं करूंगा, दो समूह हैं तो यहाँ पर डाई की जगह बिस का उपयोग होता है। जब भी हम लोग व्यंजन वाले से रिलेटेड कोई चीज दो बार लिखते हैं तो हम लोग यूज करते हैं बिस का, बिस, डाई के स्थान पर बिस का उपयोग करते हैं। तो 1 2 बिस कर दिया बिस, उसके बाद में कोष्टक बंद कर दीजिए। अब देखिए वही है ये 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश, यहाँ पर भी वही है 1 डैश 2 डैश 3 डैश और 4 डैश, यानी 4 डैश क्लोरोफेनिल। और उसके बाद में 2 कार्बन है तो एच, सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो ये नाम हो जाएगा एथेन। 1 आयोडो 1 2 बिस 4 क्लोरोफेनिल एथेन, ये इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा। बाकी के दो जो मैंने आपको दिए थे यहाँ पर, चौथा और पांचवा, ये कौन सा क्वेश्चन है, वी हाइड्रो हेलोजनीकरण वाला। बीटा विलोपन मैंने करवाया था, उसमें मैंने आपको 3 क्वेश्चन दिए थे, एक साइक्लोहेक्सेन वाला था, एक दूसरा क्वेश्चन था वो मैंने करवा रखा था, और तीसरा क्वेश्चन ये था जिसमें मुख्य एल्कीन निकालनी थी, हमने 2 एल्कीन निकाली थी। वहां पे मैंने आपको बोला था कि इसका आईयूपीएसी नाम लिख के भेजना, तो बहुत कम बच्चों ने भेजा आईयूपीएसी नाम लिख के, कोई बड़ी बात नहीं। आईयूपीएसी नाम में डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे, काउंटिंग करूंगा मैं यहाँ से 1 2 3 4 या 3 4 इधर चलूंगा क्योंकि प्रतिस्थापी आ रहा है 3 4, हाईएस्ट 4 कार्बन की श्रृंखला। तो देखो इसका नाम लिखेंगे हम लोग, 2 के ऊपर एथिल आ रहा है, एथिल ई पहला आता है तो 2 के ऊपर लिखूंगा मैं एथिल, फिर 3 के ऊपर 3 डाई मैथिल, 2 मैथिल समूह है 3 के ऊपर। उसके बाद में कार्बन कितने हैं 3 तो ब्यूट। उसके बाद में डबल बॉन्ड है कौन से कार्बन के ऊपर, 1 के ऊपर, तो मैं ये लिखूंगा ब्यूट 1 ई, ये इसका आईयूपीएसी नाम होगा। 2 के ऊपर एथिल, 2 के ऊपर ये प्रतिस्थापी है एथिल, 3 के ऊपर 2 मैथिल है, एथिल का ई पहला आता है वो रखेंगे, 4 कार्बन की श्रृंखला है तो ब्यूट, डबल बॉन्ड है तो ई, ठीक है। इसका आईयूपीएसी नाम काउंटिंग 1 2 1 2 कहां से करेंगे, जहां से डबल बॉन्ड नजदीक है, 1 2 3 4 5। चलिए एक 3 के ऊपर मैथिल है और 2 4 के ऊपर, तो लिखूंगा 3 4 4 ट्राई मैथिल, 5 कार्बन है तो पेंट, और 2 के ऊपर क्या है इन। तो ये इसके आईयूपीएसी नाम हो जाएंगे। सिंपल है आईयूपीएसी नाम, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। तो एक और आईयूपीएसी नाम मैं आपको देता हूँ, घर के लिए ट्राई करना। ट्राई करके भेजिएगा क्या है इसका नाम। चले जी, तो इसका आईयूपीएसी नाम आपको लिख के भेजना है, क्या होगा इसका आईयूपीएसी नाम। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, यहाँ पर डाई हेलोजन व्युत्पन्न चल रहा है हमारा, डाई हेलो एल्केन चल रहा है। इसके अंदर हमने पिछली बार क्या पढ़ा था, इसका वर्गीकरण पढ़ा था कि डाई हेलो एल्केन है वो 3 प्रकार के होते हैं, जेम डाई हैलाइड, विस डाई हैलाइड और अल्फा ओमेगा। अल्फा ओमेगा में एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, उसका आंसर होगा टेट्रा मैथिलीन ब्रोमाइड, 4 मैथिलीन दिए थे, टेट्रा मैथिलीन ब्रोमाइड। आज हम लोग पढ़ते हैं इसके बनाने की विधियां, डाई हैलाइड को, चाहे जेम डाई हैलाइड हो, चाहे विस डाई हैलाइड हो, या फिर अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड हो, इनके बनाने की विधियां। तो चलिए देखते हैं हम लोग इनके बनाने की विधियां। चलिए बनाने की विधियां हम लोग देखते हैं। सबसे पहला जेम डाई हैलाइड की, थोड़ा सा इस क्वेश्चन पे आते हैं आईयूपीएसी के वापस। यहाँ पर अल्फाबेटिक ऑर्डर भूल गया मैं लगाना। क्लोरो स्टार्ट होता है सी से और आयोडो स्टार्ट होता है आई से। तो पहले इसका नाम लिखना है हमें, तो नाम क्या होगा, 1 के ऊपर 4 क्लोरोफेनिल, फिर आएगा 2 आयोडो ब्यूटेन। सेम चीज यहाँ पर, ये क्लोरो आ रहा है, इसका सी है, ये विस का उपयोग नहीं करना है अल्फाबेटिक ऑर्डर के अंदर, और आई है वो बाद में आएगा, है ना। सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे 1 2 विस 4 क्लोरोफेनिल 1 आयोडो एथेन। तो अल्फाबेटिक ऑर्डर का उपयोग करना है नाम लिखते समय। तो ये चीज है वो पहले आएगी और आयोडो बाद में आएगी, बाकी ठीक है। चलते हैं हम लोग इसके बनाने की विधियों पे, ठीक है। बनाने की विधियां,
सबसे पहला जेम डाई हैलाइड बनाने की विधियां। जेम डाई हैलाइड यानी एक ही कार्बन के ऊपर दो हैलाइड होना चाहिए समान। तो सबसे पहली विधि है कार्बोनिल यौगिक कौशिक। कार्बोनिल यौगिक कौशिक। चलिए अब आप 12th क्लास में आ गए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ रहे हैं। आप कार्बोनिल यौगिक किसको कहते हैं? एल्डिहाइड और कीटोन को। एल्डिहाइड कीटोन पूरा का पूरा एक चैप्टर है, वो आगे डिटेल में आएगा। अभी मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। कार्बोनिल यौगिक बोलते हैं हम लोग एल्डिहाइड तथा कीटोन को। एल्डिहाइड हमें पता है, एल्डिहाइड के अंदर क्रियात्मक समूह होता है COH और कीटोन के अंदर होता है C डबल बॉन्ड O। यहाँ पर R होता है एल्किल समूह, यहाँ दोनों साइड में एल्किल समूह होते हैं, यानी यहाँ पर भी कार्बन होना चाहिए, यहाँ पर भी कार्बन होना चाहिए। जबकि एल्डिहाइड में एक साइड में हाइड्रोजन होता है, एक साइड में RH भी हो सकता है और कार्बन भी हो सकता है। चलिए जी, तो बनाने की विधियां देखते हैं हम लोग कार्बोनिल यौगिकों से। सबसे मैं पहले बात करता हूँ एल्डिहाइड की। तो देखिए यहाँ पर पहला एल्डिहाइड ले लिया मैंने, यहाँ पर CH3, R की जगह मैंने मेथिल ले लिया, CH3COH। इसकी क्रिया करवाता हूं मैं PCl5 के साथ। PCl5 पहले आ चुका है, हम लोग पढ़ चुके हैं। अल्कोहल की क्रिया PCl5 के साथ करवाई थी, तो एल्किल क्लोराइड बना था और POCl3 निकला था POCl3। तो यहाँ पर भी ऐसा कैसा होगा? PO और Cl3, 3 Cl निकल गए। तो बताइए यहाँ पर क्या बच गया? 2 Cl। इधर क्या बच गया? इधर बच गया CH3CH और 2 Cl बच गए, एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ। तो ये कौन सा हैलाइड हो गया? जेम डाई हैलाइड। ठीक है, देखिए PCl5 की क्रिया करी, PO, 3 Cl यहाँ से निकल गए, POCl3 फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, 2 Cl बच गए, 2 Cl यहाँ जुड़ जाएंगे। तो ये किसका निर्माण हो गया? जेम डाई हैलाइड का। या फिर हम लोग कीटोन लेते हैं। कीटोन में देखो R की जगह मैंने ले लिया मेथिल, C डबल बॉन्ड O, इस R की जगह मेथिल ले लिया। कीटोन है, क्रिया करवा दी मैंने PCl5 के साथ, PCl5 के साथ। तो वही ये POCl3 बाहर निकल जाएगा, POCl3 प्लस 2 Cl बच गए, वो 2 Cl कहाँ लग जाएंगे? यहाँ पर CH3 CH3, यहाँ पर यही बचा है ना। देखिए यहाँ पर POCl3 निकल गया, 2 Cl यहाँ बच गया और यहाँ पर ये चीज बच गई, एक Cl यहाँ लग जाएगा कार्बन की संयुक्ता 4 करने के लिए, एक Cl यहाँ पर। तो ये भी किस प्रकार का हैलाइड हो गया? जेम डाई हैलाइड। इसका नाम मैंने बताया था आपको एथिलीडिन क्लोराइड, इसका नाम मैंने बताया था आपको आइसोप्रोपिलीडिन क्लोराइड। नाम आपको याद रखना है। इन दोनों का नाम IUPAC आपको लिखकर मुझे भेजना है, एल्डिहाइड और कीटोन। मैंने आपको 11th क्लास में IUPAC बता रखा है। इसका IUPAC नाम क्या होगा? इसका IUPAC नाम होगा, सामान्य नाम मैं बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, बोर्ड में किस आता है? एसीटोन बोलते हैं इसको। एसीटोन किस आता है एग्जाम में कि एसीटोन का संरचना सूत्र बनाओ, इसका IUPAC नाम लिखिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन, एसीटोन। CH3COCH3 को क्या बोलते हैं हम लोग? एसीटोन, जो नेल पॉलिश को रिमूव करने में काम आता है। 11th क्लास में बता चुका हूं मैं आपको। तो इन दोनों के आपको IUPAC नाम लिखकर मुझे भेजना है। जो मैं आपको बोलता हूँ, बहुत थोड़ा सा काम देता हूँ घर के लिए, तो वो आप करके भेजा कीजिए। ठीक है, तो आपकी इससे प्रैक्टिस होगी, बैठे रह जाओगे नहीं तो IUPAC कभी भी क्लियर नहीं होगी। IUPAC क्लियर करने के लिए खुद को IUPAC नाम आना चाहिए। तो ये भी IUPAC नाम आप लिख के भेजोगे साथ में। ठीक है, तो IUPAC नाम तो आपको साथ में लिख के है। तो ये पहली विधि होगी कार्बोनिल यौगिकों से। ठीक है, जेम डाई हैलाइड बनाने की। सेकंड विधि की हम लोग बात करते हैं। सेकंड विधि है एल्काइन से। जेम डाई हैलाइड बनाने की सेकंड विधि है एल्काइन से। एल्काइन से देखिए, एल्काइन हमें पता है, एल्काइन का मतलब क्या? ट्रिपल बॉन्ड, ये होता है एल्काइन। एल्काइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड। तो एल्काइन की क्रिया करवाई जाती है हाइड्रोहेलोजन से। हाइड्रोहेलोजन यानी हाइड्रोजन और हेलोजन यानी HCl। तो देखिए HCl से मैंने क्रिया करवा दी, तो होता क्या यहाँ पर? एक H यहाँ लग जाएगा, Cl यहाँ लग जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा CH2, एक बॉन्ड कम हो जाएगा, डबल बॉन्ड CHCl। ठीक है, H यहाँ लगा दिया, Cl यहाँ लगा दिया, तो एक बंद कम हो जाएगा। फिर वापस और HCl से क्रिया होती है, HCl से और क्रिया होगी, वापस H यहाँ लग जाएगा, Cl यहाँ लग जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा CH3 CHCl। निर्माण हो गया किसका? जेम डाई हैलाइड का। ठीक है, और ले लेते हैं CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है जी, क्रिया करवा दी मैंने HCl के साथ। ठीक है,
H यहाँ लग जाएगा, Cl यहाँ लग जाएगा। आप ये बोलोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग करेंगे, यहाँ माइनस आ गया, यहाँ पर प्लस आ गया, H के ऊपर प्लस होगा, Cl के ऊपर माइनस होगा, प्लस वाला जुड़ेगा माइनस के ऊपर, माइनस वाला जुड़ेगा प्लस के ऊपर। यहाँ पर भी क्या बन जाएगा CH2 और यहाँ CHCl CHCl। फिर आगे वापस हमने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग करवा दी। तो यहाँ पर देखना, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग करवाते समय हमें ध्यान रखना पड़ता है कि इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग किस साइड में होगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर मिलती है कि हर एक साइड में हम लोग ये शिफ्टिंग नहीं करवा सकते। तो जब ये प्रैक्टिकली होता है, प्रयोगशाला के अंदर जब बनाया जाता है, तो जैम डाई हैलाइड का ही निर्माण होता है, यहाँ पर दूसरी किसी हैलाइड का निर्माण नहीं होता। आपको याद होगा यहाँ पर कि यहाँ पर लॉन पेयर होता है लॉन पेयर, इसका मतलब यहाँ अनुनाद होगा तो ये वाला यहाँ जाएगा और ये वाला यहाँ जाएगा, ठीक है। तो बताइए इस कार्बन के ऊपर आवेश क्या आएगा, नेगेटिव, उधर आएगा पॉजिटिव। हाइड्रोजन के ऊपर प्लस होगा, Cl के ऊपर माइनस होगा, तो ये प्लस वाला कहाँ जुड़ेगा, इस माइनस वाले के ऊपर जुड़ेगा, तो यहाँ हो जाएगा CH3। इस प्रकार होगा, अनुनाद होगा, अनुनाद के कारण ये यहाँ पर जुड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ प्लस ही प्रभाव वाला नहीं देखना है। यहाँ बात करता हूँ मैं, देखो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग करवाई, यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, प्लस आएगा। H के ऊपर प्लस है, Cl के ऊपर माइनस है, प्लस वाला जुड़ेगा माइनस के ऊपर, माइनस वाला जुड़ेगा प्लस के ऊपर, जोड़ देता हूँ मैं CH3C। इस C प्लस के ऊपर माइनस वाला CH जुड़ेगा, बंद, दो ही बचेंगे अब। और यहाँ क्या हो जाएगा CH2, CH और H कितना हो जाएगा CH2। फिर यहाँ पर वापस HCl से क्रिया करो, तो वापस एक Cl यहाँ लग जाएगा, एक H यहाँ लग जाएगा, ये बन जाएगा CH3 C Cl Cl CH3। सिंपल अभिक्रिया है ये, तो दिमाग नहीं लगाना हमारे, इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है हमारी ये कार्बनिक यौगिक वाली। यहाँ पर तो सीधे ही है, HCl के 2 अणु लेते हैं, अगर मैं 2 अणु लूँ तो सीधा अभिक्रिया हो जाएगी और ये बन जाएगा। पहले एक अणु यहाँ लिया मैंने, एक अणु यहाँ लिया, अगर मैं सीधा यहाँ पे लिखूँ 2HCl, तो इसका मतलब क्या बनाना है, ये बनाना है, सीधा का सीधा। तो जैम डाई हैलाइड बनाने की केवल 2 विधियां हैं अपने कोर्स के अंदर। एक तो है कार्बनिक यौगिकों से यानी एल्डिहाइड कीटोन से, और दूसरा किससे है, हमारे एल्काइन से। फिर बात करते हैं विष डाई हैलाइड की, विष डाई हैलाइड की, इसके बनाने की विधियां। विष डाई हैलाइड बनाने की विधियों में सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट है एल्कीन से। एल्कीन से इंपॉर्टेंट अभिक्रिया ये। तो देखिए एल्कीन है, जैसे मैंने एल्कीन ले ली, एथीन, 2 कार्बन है, ईन है, तो एथीन बोलूंगा। इसकी क्रिया करवाई जाती है ब्रोमीन के साथ, और उत्प्रेरक लेते हैं CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ब्रोमीन क्या होता है, लाल रंग का विलयन होता है, इसका लाल रंग, रेड कलर का ये विलयन होता है ब्रोमीन। ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में होता है, रेड कलर का होता है। ये होता है, कोई कलर नहीं होता है इसका, रंगीन होता है, एथीन का रंगहीन। तो होता क्या है, जब एल्कीन की क्रिया ब्रोमीन से करवाएंगे, एथीन की क्रिया ब्रोमीन से करवाएंगे, तो एक Br यहाँ लगेगा, एक Br यहाँ लगेगा, ये बन जाएगा विष डाई हैलाइड, CH2Br CH2Br। विष डाई हैलाइड क्या होता था, समान हैलोजन निकटवर्ती कार्बन के ऊपर उपस्थित हो, तो एक Br यहाँ लग गया, एक Br यहाँ लग गया, लेकिन यहाँ पर जो ब्रोमीन का लाल रंग है वो क्या हो जाता है, रंगहीन हो जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया, हालांकि 11th क्लास में मैंने बताया था। तो इंपॉर्टेंट क्या सो ये समझिए यहाँ पर कि ये जो विधि है, इस विधि का उपयोग हम लोग किसके ऊपर कर सकते हैं, डबल बॉन्ड की पहचान के, असंतृप्तता की परीक्षण में। अगर किसी यौगिक के अंदर डबल बॉन्ड उपस्थित है और उसकी क्रिया ब्रोमीन से करवाई जाए, तो उसका रंग कैसा हो जाएगा, रंगीन, क्योंकि ब्रोमीन रेड कलर का होता है। अगर रेड कलर को हम लोग ऐसे यौगिक के अंदर मिला दें जिसके अंदर डबल बॉन्ड उपस्थित है, यानी एल्कीन है, तो वो क्या हो जाएगा, रंगहीन हो जाएगा। तो सीधा पता चल जाएगा कि यहाँ पर डबल बॉन्ड क्या है, उपस्थित है। तो पहली विधि होगी एल्कीन से। दूसरी विधि की बात करता हूं मैं यहाँ पर ग्लाइकोल से, एथिलीन ग्लाइकोल से, एथिलीन ग्लाइकोल। तो देखिए एथिलीन ग्लाइकोल आपके लिए जाना पहचाना नाम है, 11th क्लास में भी मैंने बताया था, और 10th क्लास में भी आपके पढ़ के आए हो। बहुलक आपने पढ़ा था, बहुलक पढ़ा था, टेरिलिन पढ़ा था, डेक्ट्रॉन या माइलर बोलते हैं।
उसका निर्माण हमने एथिलीन ग्लाइकोल से किया था। एक टेरेफथेलिक अम्ल था, एक एथिलीन ग्लाइकोल। एथिलीन ग्लाइकोल ये होता है CH2OH CH2OH, इसको बोलते हैं हम लोग एथिलीन ग्लाइकोल। आपको आईपीसी नाम इसका लिख के मुझे भेजना है। क्रियात्मक समूह अल्कोहल है, आईपीसी नाम लिख के भेज दीजिएगा। इसको हम लोग बोलते हैं एथिलीन ग्लाइकोल। इसकी क्रिया करवाई जाती है PCl5 के साथ। तो देखिए हमें पता है कि जब भी PCl5 के साथ क्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है TOCl3, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं? 2। इसका मतलब यहाँ पर POCl3 बनेंगे, वो कितने बनेंगे? 2। ठीक है, 2 ऑक्सीजन है तो POCl3 भी 2 बनने चाहिए ऑक्सीजन के हिसाब से। तो फॉस्फोरस कितने हो गए? 2। तो मैं यहाँ पर क्या लगा दूंगा? 2 संतुलित करने के लिए। अब देखते हैं पीछे क्या क्या बच रहा है। तो देखिए यहाँ पर ये इधर बच गया CH2 दोनों ऑक्सीजन चले गए, इसके साथ में 2 हाइड्रोजन है, 2 Cl के साथ चले जाएंगे तो यहाँ बन जाएगा 2HCl। ठीक है, अब बताइए पीछे क्या बच गए। तो देखिए क्लोरीन कितने? 5 × 2 10, कितने काम आ गए? 3 × 2 6, 6 और 2 8, बाकी कितने बच गए? 2। एक यहाँ जुड़ जाएगा और एक यहाँ जुड़ जाएगा। और ये किस प्रकार का हैलाइड हो गया? विषदायी हैलाइड। ठीक है, तो ये सेकंड विधि होगी इसके निर्माण की। फिर हम लोग तीसरे की तरफ चलते हैं। क्या बच गया तीसरा हमारा? अल्फा ओमेगा। सी हमारा है अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। तो इसकी एक ही विधि है और इस विधि का नाम है हुंस-डीकर अभिक्रिया। पहले आ चुकी है हुंस-डीकर अभिक्रिया, याद होगा आपको हुंस-डीकर अभिक्रिया। थोड़ा सा मैं बता देता हूं आपको। कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की क्रिया ब्रोमीन से करवाई थी CCl4 की उपस्थिति में। तो CO2 बाहर निकला था, CO2 बाहर निकला था। एक Ag एक Br के साथ क्रिया करके AgBr बनाता है और पीछे क्या बचता है? RBr, एल्किल ब्रोमाइड, RBr। याद आया आपको? ये अभिक्रिया हमने ली थी, तो वो की वो अभिक्रिया यहाँ पर भी काम आएगी। तो देखो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण लेना है तो मैं सिल्वर लवण ले रहा हूँ, समझना है इसको। CH2 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 COOAg, यानी मैंने डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण लिया है। अगर केवल मैं एक ही लेता समूह, ये वाला COAg, तो इसको हम लोग बोलते हैं मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल, एक ही कार्बोक्सिलिक अम्ल। लेकिन मैंने यहाँ पर 2 लिए तो मैं क्या बोलूँगा? डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण। 2 कार्बोक्सिलिक अम्ल है, अभिक्रिया सेम वैसी है, समझना यहाँ पर। अभिक्रिया वही ब्रोमीन के साथ करवाते हैं तो ब्रोमीन भी 2 गुना लेने पड़ेंगे और उत्प्रेरक क्या लेते हैं? CCl4, सेम चीज है CCl4। अभिक्रिया सेम वैसे की वैसे होगी। CO2 के यहाँ पर 2 अणु निकलेंगे क्योंकि 2 कार्बोक्सिलिक समूह है तो 2 CO2 के अणु निकलेंगे। AgBr भी कितने निकलेंगे? 2, ये निकल गए 2 AgBr। अब बताइए पीछे क्या बच गया। तो देखो पीछे जो बच गया वो लेते हैं हम लोग। ये बच गया, ये वाला बच गया ना, ये ले गया मैंने CH2 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 CH2। और क्या बच गया? ब्रोमीन 4 थे, 2 तो यहाँ काम आ गए, पीछे कितने बच गए? 2, एक तो यहाँ और एक। तो बताइए जो एग्जांपल है किसका है? अल्फा ओमेगा। अल्फा ओमेगा क्या होता है कि पहला हाइड्रोजन होगा वो प्रथम कार्बन के ऊपर होगा और दूसरा हाइड्रोजन होगा वो अंतिम कार्बन के ऊपर होगा। 1 2 3 4, पहला है 1 के ऊपर और अगला है 4 के ऊपर, लास्ट वाले के ऊपर। ये अल्फा ओमेगा हुंस-डीकर अभिक्रिया है ये। तो यहाँ पर विधि केवल एक ही विधि है इसके अंदर अल्फा ओमेगा बनाने की। तो ये सारे हम लोग पढ़ रहे हैं अभी तक इसके निर्माण की विधियाँ, जैमडाई हैलाइड के, विषदाई हैलाइड के और यहाँ पर अल्फा ओमेगा के। इसके भौतिक गुणों की बात करें तो ये रंगहीन होते हैं, डाई हैलाइड होते हैं, मधुर गंध युक्त होते हैं, जल के अंदर अविलय होते हैं, लेकिन कार्बनिक विलयकों में क्या होते हैं? विलय होते हैं। ये हमारा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। चलिए चलते हैं हम लोग इसके रासायनिक गुणों के ऊपर। चलिए रासायनिक गुण पे चलते हैं। रासायनिक गुण में सबसे पहला है जलीय क्यूएस के साथ। तो हम लोग अभी हैलाइड पढ़ रहे हैं, पहले मोनो हैलाइड था, अब क्या हो गया? डाई हैलाइड हो गया। तो रासायनिक गुणों में कोई चेंज नहीं होंगे, सेम होंगे। जैसे एल्किल हैलाइड की क्रिया हमने जलीय क्यूएस से करवाई थी। जलीय, तो याद कीजिए जलीय क्यूएस में क्या बना था? अल्कोहल बना था। यहाँ पर भी सेम होगा लेकिन थोड़ा सा फर्क आएगा। क्या फर्क आएगा समझते हैं यहाँ पर। सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पर जैमडाई हैलाइड की। पहली बात करूंगा मैं यहाँ पर जैमडाई हैलाइड की।
जेम डाई हैलाइड। तो देखिए एग्जांपल लेता हूं मैं, ये जेम डाई हैलाइड ले लिया, ये वाला, ठीक है। अब मैं इसकी क्रिया कराऊंगा जलीय KOH के साथ। सोचने वाली बात है, हैलोजन 2 है यहाँ पर, वहां पर हैलोजन 1 होता था, तो इसलिए हम लोग KOH भी 1 लेते थे। अब यहाँ हैलोजन कितने हैं, 2, तो KH भी कितने लेंगे, 2। एक KOH ये ले लिया, एक KOH ले लिया, तो यहाँ से 2 KCl बाहर निकलेगा। पीछे देखिए OH OH दोनों इस कार्बन के ऊपर जुड़ जाएंगे, CH3 CH, यहाँ पर भी OH और यहाँ पर भी OH लग गया, KCl बार OH यहाँ लग गया, OH यहाँ पर लग गया। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, 12th क्लास में काफी जगह ये रिएक्शन आएगी और आपके काम आएगी। यदि एक कार्बन के ऊपर एक से अधिक OH समूह है तो वो कभी भी स्थायी नहीं होते हैं, तो वो क्या होंगे, जल के अणु के रूप में बाहर निकल जाएंगे। तो यहाँ पर देखो जल का अणु बाहर निकल जाएगा, H2O, तो पीछे क्या बच गया, CH3CHO, CH3CHO, और यहाँ से जल का अणु बाहर। और ये क्या है, एल्डिहाइड है ना, एल्डिहाइड CH3CHO, एल्डिहाइड है CHO। दूसरा लेता हूं मैं यहाँ पर एग्जांपल, आइसोप्रोपिलिडीन क्लोराइड ले लेता हूं मैं, ये वाला, ठीक है। जलीय KOH से क्रिया करवाएंगे, वही 2 Cl है तो 2 KOH काम आएगा, एक KOH यहाँ ले लिया, एक KOH यहाँ ले लिया, KCl यहाँ से भी निकलेगा, KCl यहाँ से भी निकलेगा। चलिए बना लेते हैं, CH3 CCH3, यहाँ पर यही बचा, CH3 CCH3, 2 OH बच गए, एक OH यहाँ आएगा, एक OH यहाँ आएगा। फिर वही बात कि एक ही कार्बन के ऊपर 2 OH अस्थायी होंगे तो किसका अणु बाहर निकलेगा, जल का। ये चलिए जल का अणु बाहर निकाल दो, तो पीछे केवल O बच गया यहाँ पर, ये हो गया CH3CO CH3, और जल का अणु बाहर। बताइए क्या है, कीटोन, एसीटोन। अभी इसका नाम बताएगा। इसका मतलब जेम डाई हैलाइड, याद करिए। चलिए मैं शुरुआत से बता देता हूँ। जब मोनोहेलो एल्केन की क्रिया हमने करवाई थी जलीय KOH के साथ, तो किसका निर्माण हुआ था, एल्कोहल का निर्माण हुआ था। और जब डाईहेलो एल्केन की क्रिया, ये डाईहेलो एल्केन ही है, इसकी क्रिया हम लोग जलीय KOH से करवा रहे हैं, तो क्या बन रहा है, एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण हो रहा है, यानी कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हो रहा है। तो ये तो जेम डाई हैलाइड के साथ अभिक्रिया होगी। फिर बात करते हैं हम लोग सेकंड विस डाई हैलाइड से, जलीय KOH की अभिक्रिया चल रही है। सेकंड हम लोग बात करते हैं विस डाई हैलाइड की। चलिए सेकंड बात करते हैं हम लोग विस डाई हैलाइड की, विस डाई हैलाइड। चलिए विस डाई हैलाइड ले लिया मैंने, ये देखो CH2Br, चेंज कर देते हैं CH2Br, विस डाई हैलाइड है ये। जलीय KOH से क्रिया करवा दी, इसका मतलब 2 लेंगे हम लोग, KOH KOH, यहाँ से क्या निकलेगा, KBr, यहाँ से भी क्या निकलेगा, KBr, OH यहाँ लग जाएगा, OH यहाँ लग जाएगा, ये हो जाएगा CH2OH CH2OH। बताओ ये क्या है, एथिलीन ग्लाइकोल। अभी आया था, अभी मैं कहना सर ऐसे ही होगा, अभी आपने बोला था 2 OH होंगे, मैंने ये बोला था जब एक ही कार्बन के ऊपर 2 OH होंगे तो वो अस्थायी होंगे। ये दोनों OH अलग अलग कार्बन पे है ना, अलग अलग कार्बन के, इसका मतलब ये अस्थायी नहीं होंगे। तो यहाँ से जल का अणु बाहर मत निकाल देना, है ना। तो ये हो गया एथिलीन ग्लाइकोल, जिसका IUPAC नाम आपको लिखकर मुझे भेजना है। फिर बात करते हैं हम लोग सेकंड के ऊपर। सेकंड आता है वी हाइड्रो हैलोजनीकरण, वी हाइड्रो हैलोजनीकरण। वी हाइड्रो हैलोजनीकरण का मतलब हाइड्रोजन और हैलोजन का निकलना। सबसे पहले मैं बात करता हूं जेम डाई हैलाइड की, CH3CH Cl Cl। वी हाइड्रो हैलोजनीकरण के लिए याद कीजिए क्या लूंगा मैं, एल्कोहलिक KOH। आ गया याद आपको। हाइड्रोजन हैलोजन निकालने के लिए विलोपन अभिक्रिया होगी, और विलोपन में एल्कोहलिक KOH लिया जाता है, जलीय KOH नहीं लिया जाता है, तो एल्कोहलिक KOH लेंगे। वी हाइड्रो हैलोजनीकरण का मतलब क्या होगा, हैलोजन और हाइड्रोजन दोनों बाहर निकलेंगे। तो देखिए यहाँ पर, यहाँ से एक बार हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से हैलोजन निकलेगा, तो बताओ क्या बच गया, CH2 डबल बॉन्ड CH Cl। यहाँ हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से हैलोजन निकल गया। अभी और है उसके अंदर हैलोजन पड़ा है ना, तो अब क्या होगा, यहाँ से वापस हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से वापस हैलोजन निकलेगा, तो बताओ क्या बन गया, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और यहाँ से HCl, यहाँ से भी एक HCl निकला। सिंपल है।
इसका मतलब किसका निर्माण हो गया? एल्काइन का। यानी जेम डाई हैलाइड का वी हाइड्रोहेलोजनीकरण करवाते हैं तो निर्माण किसका होता है? एल्काइन, एल्काइन का निर्माण। फिर विष डाई हैलाइड की बात करता हूँ, तो ये ले लिया मैंने विष डाई हैलाइड, अभी इसका एग्जाम्पल लिया था हमने, ये विष डाई हैलाइड। सेम चीज है, देखिए विष डाई हैलाइड में मैंने अल्कोहलिक KOH ले लिया, यहां से हेलोजन निकलेगा, यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, तो निकालता हूं, देखो मैं यहां पर CH2 हेलोजन निकाल दिया, यहां से हाइड्रोजन निकालूंगा तो डबल बॉन्ड आएगा CH-Br, फिर वापस अभिक्रिया होगी, फिर क्या होगा? अब यहां से हाइड्रोजन जाएगा, यहां से हेलोजन जाएगा, यहां से हाइड्रोजन निकालो तो क्या बच गया? CH, और यहां से हेलोजन जाते ही ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा और ये CS सेम है, यानी क्या बन गया? एल्काइन। यानी यहाँ पर ये कॉमन चीज हो गई, कॉमन चीज ये हो गई कि चाहे जेम डाई हैलाइड हो चाहे विष डाई हैलाइड हो, दोनों की क्रिया अल्कोहलिक KOH से करवाने पर क्या प्राप्त होता है? एल्काइन का निर्माण होता है। आगे बात समझ में, लास्ट चलते हैं इसके रासायनिक गुण के ऊपर, वो छोटा ही टॉपिक था ये, लास्ट रासायनिक गुण के ऊपर चलते हैं, वो है विहेलोजनीकरण। विहेलोजनीकरण, चलिए जी, विहेलोजनीकरण का मतलब आपको पता है, हेलोजन का निकलना, हेलोजन का विलोपन। तो सबसे पहले अभिक्रिया करवाता हूं मैं जेम डाई हैलाइड की, जेम डाई हैलाइड। देखिए जेम डाई हैलाइड CH3 CH अभी अभिक्रिया आपको याद करनी है ना, क्रिया करवाते हैं हम लोग जिंक की उपस्थिति में, 2 जिंक के परमाणु लेते हैं और इसके 2 अणु लेते हैं, तो एक अणु और इधर मैं ले रहा हूं Cl Cl CH3, जेम डाई हैलाइड ले लिया मैंने, 2 अणु लिए हैं और जिंक के साथ क्रिया करवाई है। अभिक्रिया हम लोग पढ़ रहे हैं वो है विहेलोजनीकरण, यानी किसका अणु बाहर निकलेगा? हेलोजन का अणु बाहर निकलेगा। तो चलिए हेलोजन ये है, जिंक के साथ में ये हेलोजन बाहर निकल जाएगा, तो बनाते हैं यहां पर, ये तो निकल गया 2ZnCl2, 2 × 2 4 हो गए ना, 1 2 3 4, 2ZnCl2। पीछे क्या बच रहा है वो इंपॉर्टेंट है, देखिए पीछे क्या बच रहा है, इधर बच गया CH3CH बच गया, इधर भी क्या बच गया? CH-CH3। अतः इन दोनों को जोड़ने के लिए मैं बॉन्ड कौन सा लगाऊंगा? डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड लगाऊंगा संयोजकता पूरी करने के लिए। यानी देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है कि जब जेम डाई हैलाइड की क्रिया हम लोग जिंक से करवाते हैं तो विहेलोजनीकरण से डबल कार्बन की एल्कीन प्राप्त होती है, डबल कार्बन की एल्कीन। कितने कार्बन थे? 2, वो तो अणु हमने 2 लिए थे, कार्बन तो 2 ही थे, लेकिन यहाँ एल्कीन के अंदर कितने कार्बन है? 4, यानी डबल कार्बन की क्या प्राप्त होती है? एल्कीन प्राप्त होती है। फिर बात करते हैं हम लोग विष की, विष डाई हैलाइड। तो देखिए विष डाई हैलाइड ले लिया मैंने CH2Br, CH2Br, अभी क्रिया करवा दी जिंक के साथ, तो यहां से निकलेगा ZnBr2, पीछे देखो यहां क्या बच गया? CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस ZnBr2, CH2 बॉन्ड कौन सा आ जाएगा? डबल बॉन्ड CH2। यानी यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि जब विष डाई हैलाइड की क्रिया जिंक से करवाई जाती है तो विहेलोजनीकरण द्वारा समान कार्बन की एल्कीन प्राप्त होती है। देखो कितने कार्बन थे? 2, इधर भी कितने कार्बन है? 2, लेकिन यहाँ पर कार्बन कितने हो गए? 4। तो ये ध्यान रखना, जेम डाई हैलाइड डबल कार्बन की एल्कीन देते हैं, जबकि विष डाई हैलाइड सिंगल कार्बन सेम कार्बन की एल्कीन देते हैं। फिर बात करते हैं हम लोग अल्फा ओमेगा की, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। देखिए अल्फा ओमेगा एग्जांपल ले लेता हूं मैं, CH2 CH2 Cl, CH2 CH2 Cl, ये ले लिया मैंने अल्फा ओमेगा, ठीक है। क्रिया करवा दी मैंने जिंक के साथ, तो यहां से निकल जाएगा ZnCl2। बताइए पीछे क्या बच गया? CH2 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 CH2। बताओ इन दोनों को मैं कैसे जोड़ूंगा? कौन सा बॉन्ड लगाऊंगा? सिंगल बॉन्ड लगाऊंगा, सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या निकल गया? ZnCl2। तो बताइए किस प्रकार का? ये भी हो गया साइक्लो एल्केन हो गई, साइक्लो ब्यूटेन बोलूंगा इसको। तो निर्माण किसका हो रहा है? साइक्लो एल्केन का।
साइक्लो एल्केन। तो देखिए वापस, जब जिंक की क्रिया हम लोग जेम डाइहैलाइड से करवाते हैं तो डबल कार्बन की एल्कीन प्राप्त होती है। जब विस डाइहैलाइड से करवाते हैं तो समान कार्बन की एल्कीन प्राप्त होती है। लेकिन जब अल्फा ओमेगा से करवाते हैं तो हमें प्राप्त होता है साइक्लो एल्केन, तो एल्कीन प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होता है? एल्केन, वो भी कौन सा? साइक्लो एल्केन। तो ये थे इसके रासायनिक गुण। डाई हैलोजन व्युत्पन्न हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हमने इसका वर्गीकरण पढ़ा, इसके निर्माण की विधियां पढ़ी, इसके भौतिक गुण पढ़े, इसके रासायनिक गुण पढ़े। तो ये आपका सेकंड टॉपिक खत्म हो रहा है इस चैप्टर का। सबसे पहला था मोनोहेलो एल्केन और सेकंड था डाई हेलो एल्केन। इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे ट्राई हेलो एल्केन, यानी ट्राई हेलोजन, यानी हेलोजन कितने होंगे? 3। जैसे कि क्लोरोफॉर्म CHCl3, उसमें हेलोजन की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। टेस्ट आज आपके 7 बजे है। जो बुधवार तक मैंने आपको काम करवाया था उसका टेस्ट होगा। तो टेस्ट सबको अनिवार्य रूप से देना है। कोशिश कीजिए कि टेस्ट में और अच्छे नंबर लेके आओ। लिखने का तरीका सुधारिए। मैंने पिछली बार एक कॉपी आपके पास भेजी थी शोभा सोलंकी की, उसमें जिस तरीके का काम किया हुआ था उसी तरीके का काम किया हुआ मुझे चाहिए कॉपी के अंदर। रफ कार्य नहीं करना है। तो आज से अगर कोई रफ कार्य मुझसे करके भेजेगा तो मैं उसकी कॉपी चेक नहीं करूँगा, सीधे सा कह रहा हूँ। बिल्कुल राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, काम अच्छा होना चाहिए। और एक और सलाह दे देता हूँ आपको, मैं पिछली बार कहना भूल गया था। अच्छा होगा कि ये जो मैं टेस्ट ले रहा हूँ इसके जो क्वेश्चंस है ये आप इसमें लिखिए, फेयर कॉपी के अंदर डेट डाल दीजिए कि इस डेट को हमारा ये टेस्ट था, और टेस्ट पेपर पूरा का पूरा आप किसके अंदर लिख दीजिए? फेयर कॉपी के अंदर। क्योंकि कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जो आपको इस टेस्ट में नहीं आया है, आपके दिमाग में रह गया कि हाँ मेरे को ये नहीं आया था और मैंने आपको बता दिया। अब 1 साल तक तो आप उस क्वेश्चन का आंसर नहीं याद रख पाओगे ना, लेकिन आपके वो क्वेश्चन तो लिखा हुआ होगा। जब आप रिपीट करोगे वापस दिसंबर के बाद में, जनवरी में जब आप वापस केमिस्ट्री रिपीट करोगे तो क्वेश्चन वापस पढ़ोगे आपके, हाँ ये टेस्ट में क्वेश्चन दिया था और ये क्वेश्चन में अटका था उस समय, तो आज मेरे को ये क्वेश्चन का आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा था, मैं से वापस पूछ लोगे। नहीं तो वो क्वेश्चन ही भूल जाओगे कि क्वेश्चन कब दिया था मैंने। तो कितने सारे क्वेश्चन टेस्ट कितने सारे चलेंगे, तो आप कब तक याद रखोगे? तो बेटर ये होगा कि आप जितने भी मैं क्वेश्चन पेपर दे रहा हूँ उनके जो क्वेश्चन होंगे वो आप फेयर कॉपी के अंदर लिख के रखोगे। रफ में नहीं, फेयर में लिखना है। आंसर आप रफ में लिख के दे रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन पेपर आप फेयर कॉपी के अंदर उतारोगे। तो आज से आपको ये काम करना ही है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी बात की जाए एग्ज़ाम्स की अभी कोई डेट है नहीं। जो भी 10th 12th की अभी कुछ पता नहीं है। CBSE बोर्ड वालों का तो जुलाई में है अपने। अब यहाँ राजस्थान बोर्ड में कब होंगे क्या है कोई पक्का नहीं है। नरेंद्र मोदी जी का संबोधन काफ़ी लोग बच्चों ने सुना भी होगा। थोड़ा बहुत केवल पढ़ाई पे फोकस नहीं करना है, दूसरी चीज़ें भी ध्यान में रखा करो कि देश में क्या चल रहा है, देश दुनिया में क्या चल रहा है। अभी से ये चीज़ों में ध्यान रखोगे तो मैच्योरिटी बढ़ेगी। तो ध्यान रखिएगा, न्यूज़ देखिए कीजिए रोज़ कम से कम 1 घंटे तो न्यूज़ देखिए। पिक्चरों का नहीं देख रहा कह रहा हूँ मैं, पिक्चर तो आप 5-6 घंटे देखते होंगे, मैं न्यूज़ की बात कर रहा हूँ। न्यूज़ देखिए, उस न्यूज़ में देखिए कि क्या हो रहा है, जो कोरोना है अपने देश के अंदर कैसे इफेक्ट कर रहा है, कितनी संख्या बढ़ी है, इसके इलाज के लिए क्या हो रहा है, तो थोड़ी बहुत आपको जानकारी मिलेगी। तो नरेंद्र मोदी जी का संबोधन देखा होगा आपने, कहना उन्होंने 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज की घोषणा की और साथ में ये भी बोला है कि हमें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, हमें स्वदेशी अपनाना है, विदेशी को मना करना है। इसका मतलब हमें हमारे हिंदुस्तान में बने हुए प्रोडक्ट है वो यूज करना है। तो ये अच्छी बात है, सबके लिए अच्छी बात है कि अगर यहाँ के दुकानदार का रोजगार बढ़ेगा तो वो हम लोगों के काम आएगा। बाहर वाले जो चीन है, अमेरिका है, इनका अगर रोजगार बढ़ता है तो वो हमारे लोगों के काम में नहीं आएगा। तो ये बहुत ही एक अच्छा डिसीजन है नरेंद्र मोदी जी का, और भी अच्छे डिसीजन वो लेते आए हैं। सबसे आज तक के शानदार प्रधानमंत्री है जिन्होंने कभी भी डिसीजन लेते समय, बड़े बड़े डिसीजन लेते समय पैर पीछे नहीं खींचे हैं। जो डिसीजन लिया है, चाहे कश्मीर मुद्दे का हो चाहे किसी भी मुद्दे का हो, वो स्ट्रांगली लिया है, तो बहुत अच्छा लिया है, देश के भले में लिया है। तो एक भला आपको भी करना है, घर पे बैठिए और पढ़ाई कीजिए अच्छे से। पढ़ाई तो कंटिन्यू करनी है। कुछ बच्चे ने बीच में ये बोला था कि सर केमिस्ट्री में काम बहुत ज़्यादा हो गया है, तो मैंने बीच में आपके गैप दे दिया था, आराम से कम ही वीडियो दिए थे। आज 1-2 बच्चों का मैसेज आया कि सर काम बहुत कम हो गया है, थोड़ा बढ़ा ही है। तो कुछ कहते हैं कि सर ज़्यादा हो गया, कुछ कहते हैं
कम हो गया। तो टीचर कंफ्यूजन हो जाता है कि ऐसा करना क्या है। इसीलिए आईजी सर ने ये जो आपके शेड्यूल बनाया है ये केवल 2 दिन का बनाया है कि 2 दिन के केमिस्ट्री में लेक्चर होंगे, 2 दिन फिजिक्स के लेक्चर होंगे, तो ना कोई ज़्यादा हो पाए ना कोई कम हो पाए। लेकिन ये भी काम खूब है, ये भी काम खूब है, क्योंकि जब पूरा चैप्टर आपके मैं टेस्ट के अंदर दूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि कितना सारा काम है। अगर आप ये पढ़ते हो वीडियो तो एक बार या 2 बार तो पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है, उसके बाद में आप पूरा लिखते हो कॉपी के अंदर, अच्छे से ढंग से लिखते हो, तो आपके रोज़ का ये 2 घंटे का काम हो जाता है कि नहीं होता। एक 1.5 घंटा पढ़ने में, आधा घंटा लिखने में, 2 घंटे का काम हो रहा है। अब देखिए क्लासेस के अंदर जब हम लोग ऑफलाइन पढ़ाते हैं, आपको क्लास के अंदर पढ़ाते हैं, तो उसमें एक क्लास 1.5 घंटे की होती है। तो 1.5 घंटे के अंदर क्या होता है, पूरा 1.5 घंटा मिलता नहीं है। एक तो जैसे ही घंटी बजती है तो जो हमारी क्लास होती है वहाँ 12th क्लास होती है, हम लोग बाहर जाके खड़े होते हैं, तो अंदर जो पहले से टीचर होते हैं वो 10-15 मिनट तक तो पहले बाहर निकलते नहीं है। स्पेशली जेपी सर तो कभी निकलते ही नहीं है, खड़े रहना पड़ता है, बाहर वेट करना पड़ता है, 15 मिनट हो जाते हैं, उसके बाद में आते हैं तो बोर्ड पूरा भर के आते हैं, तो बच्चे 5-10 मिनट वहाँ लिखने में लगा देते हैं। उसके बाद में थक जाते हैं बच्चे, तो सर पानी पीने जाऊँ ऐसा करके 10 मिनट और ख़राब कर देते हैं। पीछे की तरफ बजता है 1 घंटा बजता है। अब उस 1 घंटे में आप सोचिए, हमें समझाना भी होता है और लिखवाना भी होता है, तो लिखने का काम भी तो होता है आपके। तो कुल मिला के बताइए कि समझाने का काम कितने देर का होता होगा? 20 मिनट का होता होगा, क्योंकि बाकी के 40 मिनट तो आपको लिखने में लग जाते हैं क्लास के अंदर, 20 मिनट का ही होता है। और अभी आपके जो लेक्चर हो रहा है वो कितने मिनट का है चेक कीजिए, 40 मिनट का। 40 मिनट का हो गया, यानी एक जो ये क्लास हुई है, एक क्लास नहीं है, ये 2 क्लास के इक्वल है, ऐसे अनुमान लगाइए आप। क्योंकि क्लास के अंदर लिखना भी होता है, केवल समझाने का काम नहीं होता है, तो वहाँ पर डबल लगता है टाइम। और अभी आपके टाइम है वो कम लग रहा है। वीडियो के अंदर कह रहा हूँ, ऑनलाइन वीडियो जो बना रहे हैं उसमें अगर 40 मिनट का लेक्चर आपके पास आता है, कोई भी टीचर 40 मिनट का 35 मिनट का लेक्चर देता है, इसका मतलब वो 2 दिन का काम चल रहा है आपके, या 3 दिन का काम चल रहा है, केवल 1 दिन का काम नहीं है। तो इस वीडियो को कम मत आको कि बहुत कम आया, नहीं, ये बहुत है, बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है। अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं तो ये चैप्टर कम से कम 20-25 दिन में ख़त्म होता है। जब मैं क्लास के अंदर पढ़ाता था 1.5 घंटे की क्लास के अंदर, तो सोचिए अभी आपकी रफ्तार बिल्कुल वैसी की वैसी चल रही है जैसी क्लास के अंदर चलती है, ठीक है। तो वो टाइम यहाँ पर आपके सेव हो रहा है कि यहाँ पर लिखवाने की जरूरत नहीं पड़ी, आप खुद लिख लेते हैं घर पे, ठीक है। तो वही डायलॉग, कौन सा डायलॉग, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए। धन्यवाद।